कहानी की शुरुआत एक बेहद खौफनाक और सुनसान जगह से होती है जिसे 10,000 ग्रेट माउंटेन्स कहा जाता है। ये एक ऐसी खौफनाक जगह है जहां मुरिन के लोगों का आना पूरी तरह से मना है और ये पूरी जमीन डेमोनिक कल्ट के लिए एक बेहद पवित्र स्थान मानी जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ है और इस खतरनाक माहौल के बीच हमारा मेन कैरेक्टर यंग मास्टर चेओन अपनी जान बचाकर पूरी ताकत से भाग रहा है। उसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही हैं और वो पूरी तरह से पसीने में नहाया हुआ है। वो अपने पीछे पड़े हुए कातिलों से बचने के लिए बिना रुके जंगलों और रास्तों से गुजर रहा है, लेकिन उसके शरीर की भी एक सीमा है। भागते भागते अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो अपना बैलेंस खोकर बहुत ही बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ता है। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल जाती है क्योंकि उसके पैर अब और आगे भागने से पूरी तरह जवाब दे चुके हैं। वह दर्द और गहरे गुस्से में अपने दुश्मनों को कोसते हुए कहता है कि तुम कमीनों ने ही ये सब कुछ किया है। वो पूरी तरह से बेबस हो चुका है और जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा है कि अब उसे अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे मौत हाथ धोकर पड़ी हुई है। तभी वहां पीछे से उन खतरनाक कातिलों की पूरी टीम आ जाती है जो लगातार कई घंटों से यंग मास्टर च्योन का पीछा कर रहे थे। उनमें से एक कातिल बड़े ही घमंड और मजे लेते हुए च्योन को देखता है और कहता है कि इतनी दूर तक लगातार भागने के बाद तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे यंग मास्टर च्योन। वो कातिल बड़ी ही खौफनाक हंसी हंसते हुए ये भी कहता है कि तुमने भागने में इतना ज्यादा वक्त लगा दिया कि तुम्हारा इंतजार करते करते मुझे तो नींद ही आने लगी थी और मैं भी दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ। यंग मास्टर च्योन बहुत ही ज्यादा गुस्से और गहरी निराशा के साथ उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो जबकि मेरा अकेडमी में जाने का कोई भी इरादा नहीं है। वो उन कातिलों को समझाने की कोशिश करता है कि वैसे भी उस एकेडमी में उसके चुने जाने का कोई भी चांस नहीं है, तो फिर उसे मारने का क्या फायदा। लेकिन कातिलों का वो लीडर बड़े ही ठंडे और बेरहम दिमाग से जवाब देता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने एकेडमी का ख्याल छोड़ दिया है या फिर तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स किसी मजाक जैसी हैं। कातिल कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी चाहिए यंग मास्टर की, जब तक तुम इस गद्दी के दावेदार हो तब तक तुम्हें रास्ते से हटाने के अलावा हमारे पास और कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। कातिलों का लीडर यंग मास्टर च्योन को नीचा दिखाते हुए बड़ी ही बेइज्जती के साथ कहता है कि भले ही तुम्हारा जन्म एक लोली बर्थ से हुआ है, लेकिन तुम्हारे अंदर हिज होलीनेस का खून दौड़ रहा है, इसलिए हम तुम्हें बिना ज्यादा दर्द दिए एक ही झटके में मौत के घाट उतार देंगे। ये कहकर वह कातिल यंग मास्टर च्योन की गर्दन काटने के लिए अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। लोली बर्थ और नीची जाति वाली बात सुनकर यंग मास्टर च्योन का खून बुरी तरह से खौल उठता है। वो गुस्से से कांपते हुए सोचता है कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी माँ के बारे में इतना बुरा बोले और उनका इस तरह से अपमान करें। उसे ये बात भी अच्छी तरह से समझ आ जाती है कि ये लोग उसे बिना दर्द दिए मारने वाले नहीं हैं, और वैसे भी वो बिना लड़े अपनी जान इस तरह से इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि चाहे जो हो जाए वो आखिरी सांस तक लड़ेगा। तभी अचानक से कातिलों का लीडर अपने एक आदमी को यंग मास्टर च्योन को हमेशा के लिए खत्म करने का हुक्म देता है। जैसे ही वह आदमी अपनी तेजधार तलवार लेकर च्योन पर जानलेवा हमला करता है, च्योन बहुत ही फुर्ती से उस हमले से बच निकलता है। यह देखकर वह कातिल थोड़ा हैरान होता है और मजे लेते हुए च्योन से पूछता है कि क्या तुम्हें गार्ड जांग ने लड़ना सिखाया है। वो अपने साथियों की तरफ देखकर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो कैसे ये लड़का फाइटिंग का नामो निशान न जानने के बावजूद हार मानने से इनकार कर रहा है। वो कातिल बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि इसके अंदर हिज होलीनेस का खून बहुत ही ज्यादा मजबूती से दौड़ रहा है और ऐसे जिद्दी शिकार को मारने में अब और भी ज्यादा मजा आएगा। यंग मास्टर च्योन अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश में पागलों की तरह अपने हाथ पैर मारना शुरू कर देता है और अपने दुश्मन पर हमला करने की पूरी कोशिश करता है। कातिल उसके इस पागलपन को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और एक कातिल उसके शरीर पर एक जोरदार लात मारता है, जिससे च्योन हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर जमीन पर गिरता है। लेकिन कोई भी कातिल ये नहीं जानता था कि ये यंग मास्टर च्योन की एक बहुत ही चालाक चाल थी। जैसे ही एक कातिल ये सोचकर बड़े आराम से उसके पास आता है कि अब ये खेल खत्म हो गया है और च्योन पूरी तरह से हार मान चुका है, तभी च्योन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी छुरी से उस कातिल के पेट में एक बेहद ही जोरदार वार कर देता है। वह कातिल दर्द से चीखता है और वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। ये खौफनाक नजारा देखकर बाकी सभी कातिल पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि बिना किसी भी तरह की ट्रेनिंग वाले इस मामूली से लगने वाले लड़के ने स्टेल्थ स्क्वाड के एक बेहतरीन और ट्रेंड मेंबर को कैसे मार दिया। कातिलों का लीडर तुरंत समझ जाता है कि इस लड़के का वो पागलों की तरह हाथ पैर मारना सिर्फ उन्हें चकमा देने और रिलैक्स करने की एक चाल थी।
वो अंदर ही अंदर हैरान होकर सोचता है कि मौत के इतने ज्यादा करीब होने पर भी ये लड़का इतना ज्यादा चालाक कैसे हो सकता है। वो मन ही मन इस बात को मानता है कि अगर इस लड़के को सही तरह से फॉर्मल ट्रेनिंग मिली होती तो ये भविष्य में बहुत ही ज्यादा खतरनाक मास्टर साबित हो सकता था। अपने एक भरोसेमंद साथी की अचानक हुई मौत को देखकर कातिलों के लीडर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर से गालियां देते हुए चिल्लाता है कि अब ये सारा खेल खत्म हो चुका है। वो बहुत ही तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और बिना कोई भी मौका दिए अपनी तलवार सीधे यंग मास्टर च्योन के पेट के आर पार कर देता है। च्योन के मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वह जमीन पर गिरकर दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है। वो बेरहम लीडर अपनी तलवार को च्योन के पेट के अंदर ही और ज्यादा जोर से घुमाता है और मजे लेते हुए पूछता है कि पेट में इतना बड़ा छेद होने पर तुम्हें कैसा लग रहा है। च्योन को बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांसों में कहता है कि कम से कम मैं तुम्हारे एक आदमी को तो अपने साथ जहन्नुम लेकर जा रहा हूं। ये बात सुनकर लीडर का पारा और भी ज्यादा चढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी मौत से पहले बहुत ज्यादा तड़पो। वो अपनी तलवार को पेट के अंदर और भी ज्यादा जोर से दबाने लगता है, जिससे च्योन के मुंह से खून की उल्टियां होने लगती है। तभी अचानक से उस अंधेरी और खौफनाक जगह पर एक बेहद रहस्यमयी और आंखों को चुंधिया देने वाली तेज सफेद रोशनी चमकने लगती है। सारे कातिल उस अजीब सी रोशनी को देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं और अपने हथियार लेकर अलर्ट हो जाते हैं। लीडर तुरंत पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से में पूछता है कि वहां कौन है। तभी उस सफेद रोशनी के अंदर से एक बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहना हुआ इंसान बाहर निकलता है, जिसका पहनावा इस दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। उस अनजान इंसान की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि वह पलक झपकते ही गायब होकर सीधे कातिलों के सामने आ जाता है। वो अनजान इंसान अपने हाथ से कोई बहुत ही खतरनाक स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे लाल रंग की बिजली जैसी अजीब सी चिंगारियां निकलने लगती हैं। कातिल समझ ही नहीं पाते कि यह कौन सी पावर है। एक कातिल घबराकर कहता है कि क्या ये किंगोंग का कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल है। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ और सोच पाते, वह अनजान इंसान बिल्कुल पानी की तरह पारदर्शी होकर उनके सामने से गायब हो जाता है और एक ही झटके में कातिलों के लीडर का सिर धड़ से अलग कर देता है। खून के फव्वारे छूटने लगते हैं और बाकी बचे हुए कातिल ये खौफनाक नजारा देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही महान मुरिम मास्टर है जो इस लड़के को बचाने के लिए आ गया है। वो अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां से पीछे हटने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनका मिशन तो वैसे भी पूरा हो चुका है और च्योन का इतना ज्यादा खून बह चुका है कि अब उसका जिंदा बचना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन वो अनजान मास्टर उन भागते हुए कातिलों को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था और वो पलक झपकते ही उन सभी को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अब वो अनजान इंसान खून से लथपथ पड़े हुए यंग मास्टर च्योन के पास आता है। च्योन की आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो रही है और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। च्योन मन ही मन सोच रहा है कि क्या अब उसका आखिरी वक्त आ गया है और यही उसकी मौत का तरीका है। वो अनजान इंसान बहुत ही शांति से मुस्कुराता है और च्योन को एंसेस्टर कहकर बुलाता है। वो कहता है कि मेरे महान पूर्वज इतनी बुरी तरह से मरने की हालत में होने के बाद भी तुम काफी अच्छे मूड में लग रहे हो। च्योन का दिमाग अब काम करना बंद कर रहा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये अजीब सा इंसान कौन है और उसे एंसेस्टर क्यों बुला रहा है। वो अनजान इंसान कहता है कि मैं बहुत पहले आकर तुम्हें इस बेहतरीन चीज को इस्तेमाल करने का तरीका सिखाना चाहता था, लेकिन अब इसके लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। वो अपनी पैंट की जेब से एक बहुत ही अजीब सी चमकती हुई सीरिंज निकालता है, जिसे देखकर च्योन को बहुत ज्यादा डर लगता है और वह सोचता है कि बस इस सुई को अंदर जाते हुए देखना ही बहुत दर्दनाक लग रहा है। वो अनजान इंसान बिना कोई भी वक्त बर्बाद किए उस सीरिंज की लंबी सुई को सीधे च्योन की गर्दन में घुसा देता है। वो इंसान कहता है कि ये नैनो मशीन सबसे नई तकनीक से बनी है, इसलिए तुम्हें इन्हें इस्तेमाल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वह च्योन को हमेशा के लिए अलविदा कहता है और उम्मीद करता है कि च्योन भविष्य में कामयाब होगा और अपने आने वाले वंशजों के लिए कुछ बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे ही वो इंसान वहां से गायब होता है, च्योन के दिमाग में अचानक से एक बहुत ही अजीब सी मशीनी आवाज गूंजने लगती है। वो आवाज एक सीरियल नंबर बोलती है और फिर कहती है कि स्काई कॉप जेन 7 नैनो मशीन इज नाउ ऑपरेशनल। बहुत समय पहले की बात है जब चीन के महान योद्धाओं ने केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स विद्या को सीखना और समझना शुरू किया था। समय बीतने के साथ साथ ये विद्या सिर्फ बचाव का एक साधारण तरीका नहीं रह गई, बल्कि धीरे धीरे एक बहुत ही जानलेवा और खौफनाक कला में तब्दील हो गई। शरीर की अंदरूनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली सांस लेने की खास तकनीक और लड़ाई के बेहद कड़े नियमों ने आपस में मिलकर एक बहुत ही जटिल और रहस्यमयी कला का रूप धारण कर लिया था। इन पुराने योद्धाओं ने अपनी इस सीखी हुई खतरनाक विद्या को खास किताबों
और लेखों के जरिए आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया, जो समय के साथ बेहद पवित्र ग्रंथों के रूप में पूजे जाने लगे। जिन गिने चुने योद्धाओं ने इन खतरनाक और जानलेवा तकनीकों में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी, उनके पास आम इंसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा असीम ताकत आ गई थी और पूरी दुनिया उन्हें मुरीम वॉरियर्स के नाम से जानने और पहचानने लगी थी। जैसे जैसे लोग इन मुरीम मास्टर्स के शिष्य बनने की चाह में उनके आसपास भारी तादाद में इकट्ठा होने लगे, वैसे वैसे इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में अलग अलग गुट बनने लगे। इन गुटों में से एक राइटियस फैक्शन था जो हमेशा सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलता था, और दूसरा ईविल फैक्शन था जिसने पूरी तरह से बुराई और क्रूरता का रास्ता चुन लिया था। लेकिन इन दोनों के अलावा एक तीसरा गुट भी वजूद में आया जो बाकी दोनों गुटों जितना ही ताकतवर और खौफनाक था, पर उसका सोचने का तरीका और लक्ष्य बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बेइंतहा ताकत की ही पूजा करते थे। इस खौफनाक और रहस्यमय गुट को पूरी दुनिया खौफ के मारे डेमोनिक फैक्शन या फिर डेमोनिक कल्ट कहकर बुलाती थी। ये पूरी कहानी डेमोन कल्ट के एक ऐसे नाजायज बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है जो आगे चलकर कल्ट के सबसे बड़े नेता पैट्रियार्क को पीछे छोड़ते हुए दूसरा सबसे महान डेमोन लॉर्ड बनने वाला था। इस असाधारण और संघर्ष से भरे लड़के का नाम योन चेओन था। एक भयानक रात के बाद जब योन चेओन की आंख अचानक खुली तो उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह मौत के मुंह से बचकर जिंदा कैसे आ गया। उसे बहुत अच्छी तरह से याद था कि किसी दुश्मन ने उसके पेट में पूरी ताकत से एक बहुत ही धारदार हथियार घोंप दिया था। उसने जोर जोर से हांफते हुए और घबराहट में अपने शरीर को देखा और उसे तुरंत महसूस हुआ कि वो पूरी तरह से एक बहुत ही अजीब चीज से भीगा हुआ है। उसके पूरे शरीर पर कोई बहुत ही चिपचिपा और भयानक बदबूदार काले रंग का गाढ़ा पदार्थ लिपटा हुआ था, जिसे देखकर और सूंघकर उसे भयंकर उबकाई आने लगी। वो अभी इस खौफनाक और गंदी चीज को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी अचानक उसके दिमाग के ठीक अंदर एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, जिसने बिल्कुल शांत स्वर में पूछा कि क्या तुम उठ गए हो यूजर। योन एकदम से घबराकर अपनी जगह से उछल पड़ा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। उसने खुद से घबराते हुए सवाल किया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और तभी उस अनजान आवाज ने उसे शांत रहने का सख्त आदेश दिया। योन ने सोचा कि शायद ये कोई बहुत दूर से फुसफुसाकर बात करने वाली पुरानी मुरीम तकनीक है, लेकिन ये आवाज तो सीधा उसके दिमाग के अंदर एक अजीब सा कंपन पैदा कर रही थी। उसने ऐसी तकनीक के बारे में पहले सिर्फ एक बार सुना था, लेकिन ये एहसास उससे बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा खौफनाक था। उस रहस्यमयी आवाज ने उसके शक को सच साबित करते हुए कहा कि वो सीधा उसके दिमाग से जुड़कर उससे बात कर रही है। योन को उस आवाज की एक भी बात पल्ले नहीं पड़ रही थी, और तभी उस आवाज ने अपनी असली पहचान बताते हुए खुद को स्काई कॉर्प की जेन 7 नैनोमशीन कहा। नैनोमशीन शब्द सुनते ही योन के दिमाग में एक जोरदार झटका लगा और उसने गलती से इसे माशन समझ लिया। माशन वो बहुत ही खौफनाक डेमोनिक स्पिरिट थी जिसकी पूजा सेक्रेड फ्लेम के साथ पूरी श्रद्धा से की जाती थी। योन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा और उसने खौफजदा होकर पूछा कि क्या तुम सच में वो महान माशन हो। इसी बीच योन के कमरे के बाहर एक अलग ही घटनाक्रम चल रहा था, जहां फिजिशियन बाक और गार्ड जांग आपस में एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण बातचीत करते हुए चले आ रहे थे। गार्ड जांग ने फिजिशियन बाक को चिंता भरे स्वर में बताया कि यंग मास्टर पर एक और जानलेवा हमला हुआ है। कल्ट के कुछ लोग हमेशा से यंग मास्टर योन को गहरी नफरत की निगाह से देखते थे और पहले भी उन्हें रास्ते से हटाने की कई खौफनाक कोशिशें कर चुके थे। गार्ड जांग इस बात से बहुत हैरान और परेशान था कि हमलावरों ने इतनी हिम्मत दिखाई और यंग मास्टर को उससे अलग करके ऐसा खतरनाक मौत का जाल बिछाया। गार्ड जांग जैसे बेहद माहिर लड़ाके को चकमा देना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि ये काम सिर्फ और सिर्फ स्टेल्थ स्क्वाड का ही हो सकता है। जांग ने कांपती हुई आवाज में बताया कि जब वो घटना वाली जगह पर पहुंचा तो वहां का नजारा बेहद खौफनाक और खून से लथपथ था। ठंडी जमीन पर स्टेल्थ स्क्वाड के खूंखार लड़ाकों की लाशें बिखरी पड़ी थी, और उनमें से सिर्फ एक का शरीर ही पूरा था, जबकि बाकी सबकी लाशों के ऊपरी हिस्से पूरी तरह से कटकर गायब हो चुके थे। जो इकलौती लाश जमीन पर पूरी थी, उसके सीने में वही खंजर गहराई तक उतरा हुआ था जो गार्ड जांग ने यंग मास्टर की हिफाजत के लिए उन्हें दिया था। जांग को लगा कि इतना खून बहने के बाद यंग मास्टर किसी भी हाल में जिंदा नहीं बचे होंगे, लेकिन तभी उसे धीरे धीरे सांस लेने की एक हल्की आवाज सुनाई दी। योन वहां से थोड़ी दूरी पर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में खून बह चुका था।
उसके कपड़े किसी तेज तलवार के जोरदार वार से पूरी तरह फटे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर खरोंच का एक भी निशान मौजूद नहीं था और वह बिल्कुल शांति से सांस ले रहा था, जैसे किसी बहुत ही गहरी नींद में आराम से सो रहा हो। दोनों इस बात को लेकर बहुत गहरी उलझन में थे कि आखिर किस अनजान और बेहद ताकतवर शख्स ने यंग मास्टर की जान बचाई, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि पैट्रिया खुद ऐसे छोटे मामलों में कभी दखलंदाजी नहीं करेंगे। ये सब सोचते हुए वे दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए यंग मास्टर के कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे के अंदर योन अभी भी उस रहस्यमयी आवाज से बात कर रहा था और उसने पूछा कि क्या महान माशिन ने ही उसकी जान बचाई है। आवाज ने उसे सुधारते हुए कहा कि उसने हमलावरों से कोई लड़ाई नहीं की है, बल्कि खुद को दोबारा बनाकर उसे मौत के मुंह से वापस खींचा है। योन को सेल्फ रीजनरेटिंग जैसे मुश्किल शब्दों का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और तभी मशीन ने अपनी भाषा बदलने का अहम फैसला किया। मशीन ने अपने सिस्टम में इतिहास के सही शब्दों को ढूंढा और अचानक उसकी आवाज पूरी तरह बदल गई। अब उसने योन को यूजर की जगह मास्टर कहना शुरू कर दिया और साफ साफ बताया कि वो कोई डेमोनिक स्पिरिट माशिन नहीं है। मशीन ने कहा कि वह अपने बारे में सारी जानकारी और बेसिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल सीधा मास्टर के दिमाग में भेज सकती है। योन ने अनजाने में हाँ कह दिया और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही तेज दर्दनाक झंझनाहट पैदा हुई। उसका सिर बुरी तरह चकराने लगा और उसने खांसते हुए खून की भयानक उल्टी कर दी। मशीन ने एकदम शांत स्वर में बताया कि पहली बार जानकारी भेजते समय ऐसा होना बहुत आम बात है और अगली बार से उसे कोई चक्कर या उल्टी बिल्कुल नहीं आएगी। योन का सिर अभी भी घूम रहा था और उसने परेशान होकर पूछा कि ये नैनो मशीन आखिर है क्या। मशीन ने जवाब दिया कि उसके शरीर के अंदर ठीक 6 अरब 48 करोड़ 24 लाख नैनो मशीन मौजूद है। योन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके शरीर में करोड़ों छोटी छोटी मशीनें घुस चुकी हैं। उसने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा कि क्या ये मशीनें उसके चाहने पर उसके शरीर से बाहर निकल सकती है। मशीन का जवाब सुनकर योन की रूह पूरी तरह काम गई, क्योंकि मशीन ने साफ कह दिया कि वो उसके शरीर से सिर्फ और सिर्फ उसकी मौत के बाद ही बाहर निकलेगी। योन हताश होकर सोचने लगा कि उसके सौतेले भाई बहन पहले ही उसकी जान लेने पर तुले हुए हैं और अब उसके शरीर में ये अजीब मशीनें हमेशा के लिए फंस गई हैं। वो अपनी खराब किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और गार्ड जांग ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा कि फिजिशियन बाक उससे मिलने आए हैं। योन एकदम से घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर किसी ने उसे अपने दिमाग के अंदर मौजूद किसी अदृश्य मशीन से बात करते हुए देख लिया तो वे उसे पागल समझेंगे। मशीन ने उसे तसल्ली दी कि वे दोनों बिना होंठ हिलाए सिर्फ ख्यालों के जरिए भी बात कर सकते हैं। योन ने हड़बड़ाहट में मशीन को तुरंत चुप रहने और म्यूट होने का सख्त आदेश दिया, जिसे मशीन ने मान लिया। जैसे ही दरवाजा खुला और गार्ड जांग के साथ फिजिशियन बाग कमरे के अंदर आए तो पूरे कमरे में फैली उस भयानक बदबू से उनकी हालत खराब हो गई और वे अपनी नाक बुरी तरह सिकोड़ने लगे। योन ने बात को घुमाते हुए फिजिशियन बाग का स्वागत किया और कहा कि उसे याद है कि फिजिशियन ने उसकी बीमार मां की बहुत अच्छी देखभाल की थी। बाक ने मुस्कुराते हुए योन का हाथ पकड़ा और उसकी नब्ज टटोलने लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। गार्ड जांग को लगा कि शायद यंग मास्टर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन फिजिशियन बाक ने खुशी से झूमते हुए बताया कि ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बाक ने बेहद हैरानी से बताया कि यंग मास्टर के शरीर से सारा खतरनाक जहर बाहर निकल चुका है और अब उनकी ची उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट मेरिडियंस के जरिए बहुत ही तेजी और बेनतहा ताकत के साथ बह रही है। फिजिशियन ने योन से पूछा कि क्या उसने कोई बहुत ही चमत्कारी जड़ी बूटी खाई है, क्योंकि अब उसका शरीर मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल सही और बेहतरीन हालत में आ चुका है। योन ये सुनकर पूरी तरह सन्न रह गया और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर पर जो काला और बदबूदार चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था वो असल में उसके शरीर के अंदर का सारा जहर था, जो अब बाहर निकल चुका था। उसने अपने मन के अंदर ही उस नैनो मशीन को आवाज लगाई और पूछा कि क्या ये सब उसी ने किया है। उसने मशीन से अनम्यूट होने के लिए कहा और मशीन ने तुरंत वापस लौटकर जवाब दिया कि उसके पूरे शरीर में फैली हुई नैनो मशीनों ने ही सारा जहर बाहर निकाला है। मशीन ने आगे बताया कि उसने योन की खून की नसों, मांस और हड्डियों को पूरी तरह बदलकर एक एकदम सही और शक्तिशाली एथलेटिक हालत में ला दिया है, ताकि वो पूरी ताकत से मार्शल आर्ट सीख सके। योन अभी भी सदमे में था और उसने एक बार फिर पूछा कि क्या वह सच में कोई महान मार्शल नहीं है। मशीन ने एक बार फिर बिल्कुल सटीक और ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वो कोई मार्शन नहीं, बल्कि सिर्फ एक मशीन है मास्टर।